अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद में हूँ मारिया जदू। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में मजीद शिद्दत आ गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में आज एनसीओसी ने कुछ पुरानी पाबंदियां बहाल की हैं। वहीं सिंध हुकूमत ने कराची में कोरोना पाबंदियों को मजीद सख्त करने का ऐलान भी किया है। उसके बाद नाज़रीन, हमने देखा कि कोरोना पाबंदियों के मामले पर विफाक और सिंध में तनाज़े की कैफियत पैदा हुई। सवाल यहां पर यह है कि विफाक और सिंध के लॉकडाउन में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है और जो मईशत टेक ऑफ कर रही है इसके ऊपर इस लॉकडाउन के क्या असरात हो सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उसका कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और हमारी इस वक्त क्या तरजीह है, क्या हिकमत अमली है, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कौन सी अहम तकर्रियां हुई हैं और कौन से दो अहम मंसूबे स्टार्ट हुए हैं, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ प्रोग्राम में आज हम शेयर करेंगे। उस प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, माहियात हैं, उनसे बात करेंगे कि इस वक्त कितनी जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से मईशत के ऊपर उसका असर हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ मुनीर साहब, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज से, कराची से उनका ताल्लुक है। और हमेशा की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में सहाफ़ी तज्जियाकार अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। मुझे बताइएगा, इस वक्त एक लॉकडाउन जो शुरू से हमने देखा कि बहस चलती आ रही है, विफाक में मुख्तलिफ किस्म का लॉकडाउन जिसको हमने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया और एक कंप्लीट लॉकडाउन हमने सिंध में भी देखा। अब ये फिर से सिचुएशन उस तरफ जा रही है। मुझे बताइएगा, इस वक्त इन दोनों लॉकडाउन में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है? देखें, इस मकसद के लिए जब कोरोना आया तो उस वक्त एनसीओसी जैसा एक बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन इदारा कायम किया गया जिसने डिलीवर किया, जिसने चीज़ों की प्लानिंग की और उसके बाद जो पॉलिसीज बनाई उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसका फॉलो अप था। तो उसका मकसद ये था और दुनिया पूरी हैरान हुई कि पाकिस्तान ने किस तरह कोरोना का मुकाबला किया। बाकी चौथी लहर, पहली लहर जब आई थी तो उस वक्त भी सिंध ने यही कुछ किया था और अपनी जिद दिखाई थी। ठीक है, जो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात हैं, लेकिन ये जो मामला है ये किसी एक सूबे का मामला नहीं है, इससे पूरे मुल्क ने अफेक्ट होना है। और एक ऐसे मौके पर जब आपकी इकॉनमी टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, टेक ऑफ कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इकॉनमी का जो हब है उसको ही आप बंद कर दें और उसमें एनसीओसी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको बालाए ताक रख के खुद से डिसीजन कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये वाकई जो वफाक की इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो जस्टिफाइड है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह तो हज़ारों लाखों लोग खुदा ना खास्ता भूखे मर सकते हैं। देखें, जब ये उन्होंने पहली वेव में बात की थी वज़ीर आज़म ने, तो सब लोगों ने, मतलब अक्सरियत ने मजाक उड़ाया और कहा कि जी ये खुदा ना खास्ता ये वफाक की पॉलिसियाँ नुकसान ही ना पहुँचा दे मुल्क को। लेकिन फिर पूरी दुनिया उस फॉर्मेट पे आई जो पाकिस्तान का फॉर्मेट था, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी। और इंडिया में देख लें, बदतरीन लॉकडाउन करने का क्या नतीजा निकला, आज तक उसके असरात हैं। और यहां पर देखें ना, रिस्ट्रिक्शन तो आज वफाक ने भी लगाई हैं। आज एनसीओसी ने जो कई नरमियां थी उनको वापस लिया है, कुछ टाइम चेंज किए हैं। और इस्लामाबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन, मतलब बहुत सी जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वो कई सेक्टर्स के इलाके हैं वो बंद किए गए हैं। लेकिन इस अंदाज में लॉकडाउन करना और कराची जैसे शहर का लॉकडाउन करना, ये हम मुजम्मिल असलम साहब से भी पूछेंगे। लेकिन जो ब्यूरो चीफ साहब हैं कराची के, उनसे जानना चाहेंगे कि काशिफ साहब ये बताइए कि इस वक्त वहां की सिचुएशन है क्या, इस वक्त कराची कैसा मंजर पेश कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने कराची के मंदिर की बात की, कराची बंद है। कराची में जो तमाम ताजिर बरादरी है वो पहले ही बहुत परेशान दिखा रही थी और ताजिर बरादरी इस बात पर परेशान है कि उनसे किसी चीज़ पर मुशावरत नहीं की गई। इस हवाले से कराची के तमाम ताजिर जो बरादरी है वो सरापा एहतजाज इस बात पर है कि अगर आपने ये चीज़ें बंद करनी थी तो आपने कोई ताजिरों से कोई सलाह मशवरा किया नहीं किया। यहाँ तक ताजिर जो हैं वो कहते हैं कि हमसे कहा गया कि अब आपको वैक्सीनेशन सेंटर बना कर देंगे। कराची ताजिर जो सबसे बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वहाँ पर
जो है कैंप लगा कर दिया गया कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी। 2 दिन वहां पर सिर्फ वैक्सीनेशन हुई और तीसरे दिन वहां पर जो है वो वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं थी। तो अगर कराची के ताजरों की सूरत हाल देखें तो जिस दिन ये ऐलान हुआ है कि कल से जो है वो कराची बंद किया जा रहा है, उससे एक दिन पहले कुछ वज़रा ने कमिश्नर हाउस में ताजरों से मुलाकात की और उसमें ये यकीन दहानी कराई कि आपका मसला ना सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि आपका टाइम बढ़ाएगा। ये ताजिर कहते हैं सारी सूरत हाल पर। अगले दिन जो है वो ये ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से अगर कराची की सूरत हाल देखें तो सर कराची की तमाम जो है वो मार्केटें बंद हैं, कराची के तमाम बाजार बंद हैं, सिवाय एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के दीगर इंडस्ट्री भी जो है वो बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ कराची में एक बदतरीन सूरत हाल जो है वो वैक्सीनेशन की भी है कि लोग हजारों की तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच गए हैं। जो रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं इस वक्त उनको ये समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह जो अपना काम करें। एक अजीब सी पैनिक की सी सूरत हाल है कराची के अंदर। ये तो देखें वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसमें सूबों ने भी जाहिर है सूबों ने ही अमल दरामद करवाना था। तो अगर कितना ही अच्छा होता कि अगर ये जो वैक्सीनेशन है इस हवाले से इंप्लीमेंटेशन की जाती, बल्कि ये पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए कि जहां पर रैंडम चेकिंग के दौरान एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसको बंद किया जाए। यहां पर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में इंतजामिया ने ऐसा ही किया है। तो कितना ही अच्छा होता कि कराची में भी अगर इस तरह अगर कर दिया जाता। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी वो कैसी थी वहां पर कराची में? कराची का वैसे तो पूरी दुनिया ने और पूरे मुल्क ने वो सारा मंजर देखा जो गुज़श्ता 2 रोज से आप टीवी पर भी देख रहे होंगे कि कराची के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं अब वो वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जो है बड़ा रश है लोगों का। ये तो आज ट्वीट भी किया गया मुर्तज़ा वहाब की तरफ से कि 2,11,000 के करीब जो है वो वैक्सीनेशन जो लोगों ने वैक्सीन कराई, लेकिन उसमें जो लोगों की तकलीफ है वो उन्होंने नहीं बताई। मैं अगर आपको ये बताऊं कि हफ्ते के रोज जिस दिन लगाया गया लॉकडाउन, लोग हफ्ते के 12 घंटे 13 घंटे लोग लाइनों में खड़े रहे, लोग मुश्तइल हुए, लोगों ने तोड़फोड़ की एक्सपो सेंटर के अंदर जो सबसे बड़ा मेगा सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन की जा रही है, और वहां पर सूरत हाल इस कदर बदनज़मी थी लोगों की कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, अंदर काउंटर्स कम थे। अच्छा, अगर आपने लोगों के लिए अगर डंडा उठा ही लिया है कि आपने वैक्सीनेशन करानी है तो जहां आप इतना बड़ा मेगा सेंटर बना रहे हैं, अगर वहां कोई आदमी 8-8 घंटे खड़ा रहेगा तो उसको पीने के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं है, अगर उसको कुछ खाने को चाहिए तो वो दस्तयाब नहीं है। एक अजीब सी सूरत हाल है। आप सिर्फ मेगा सेंटर जो एक्सपो सेंटर है उसकी बात अच्छी नहीं है। काशिफ, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से भी आपने बात की कि नहीं बात की गई है ताजरों से, उनको एक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, तो इस पर सिंध हुकूमत का क्या स्टांस है? वो क्या कह रहे हैं? क्या आया जो कंप्लीट लॉकडाउन किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से उसको एज इट इज रखा जाएगा? जो ताजरों का शिकवा है उनका कहना तो यह है कि जो कराची के जितने बड़े ताजिर हैं, जो जिनकी मार्केटें हैं, कराची में मुख्तलिफ एसोसिएशन है, कराची ताजिर इत्तेहाद है, कराची ताजिर अलायंस है, सिंध ताजिर इत्तेहाद है, उन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से वज़ीर आला सिंध से मिलने का, मुलाकात करने का वक्त मांगा, लेकिन अभी तक वज़ीर आला सिंध ने जो ये कराची के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, इनसे मुलाकात नहीं की है। अच्छा। जिस दिन जो लॉकडाउन लगाया गया उससे एक रोज़ कबल जो है वो मुलाकात दूसरे वज़रा ने यकीनी तौर पर की और यकीन दहानी कराई कि आपकी जो है मुलाकात जो है वज़ीर आला सिंध से कराई जाएगी, वो नहीं कराई गई। और ताजिर तो इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि जब आप जाके कैंपेन चलाते हैं दूसरे सूबों में इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें क्या कोरोना नहीं फैलता और सिर्फ कराची में फैलता है, तो इस पर ताजिर काफ़ी खफा दिखाई देते हैं। एक जो कराची की टिम्बर मार्केट है तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम अपने मुलाजमीन को यहां से फारिग कर रहे हैं, हम उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते। ज्यादातर ताजिरों ने यह भी कह दिया कि हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। और सबसे अहम बात यह है कि जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। आज आप ये देखेंगे महीने का आगाज हुआ है, इस महीने के आगाज में ताजिर जो है अपने वर्कर्स को तनख्वाह देते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आप ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि ये अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, मार्केटें बाजार बंद है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर आप 8 तारीख को बाजार 9 तारीख को खोलते हैं तो जिन्होंने सैलरी देनी है वो कह रहे हैं मैं अगर आगे से पेमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे पेमेंट करेंगे। तो जो दुकानदार जो लोग काम करते हैं उनको इन्हें तनख्वाह नहीं मिल सकेगी। मारिया, मुजम्मिल साहब से ये पूछना चाहिए, मुजम्मिल असलम साहब बड़े होपफुल थे पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब टेक ऑफ कर रही है, इस पोजीशन में है। अब मुजम्मिल साहब अब भी आप उतने ही पुरुमीद हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता जो सिचुएशन जिस जानिब जारी है और जो कराची की सिंध की सूरत हाल है, इसके क्या मनफी असरात मईशत पे सर पड़ेंगे? देखिए, शुक्रिया मारिया और अकील आप दोनों का।
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो पुरुमीद था, जुलाई के इख्तिताम के जो नंबर है वो आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे टैक्स कलेक्शन के नंबर जो है 410 अरब रुपए, 67 बिलियन रुपीज जो है अपना जो है गवर्नमेंट ने टारगेट से ऊपर जो जमा किया। आज एक्सपोर्ट पर आ गए 2.35 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा एक्सपोर्ट के नंबर जुलाई में नहीं आए। अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरे व्हाट्सएप में ये आ गया कि 1000 अरब एक अरब लीटर पेट्रोल जो है ना सिर्फ जुलाई के महीने में बिका है। तो मईशत जिसे कहते हैं ना कि वो फुल टाइम जिसे कहते हैं तवाना और गर्म होके चल रही है। और ये मईशत ऐसे है जैसे कि आपका जिस्म है, अगर आपके किसी एक जिस्म में भी कहीं पे कोई जख्म आ जाए, चोट लग जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका जिस्म उस तरीके से उस फुर्ती से काम नहीं कर सकता। कराची जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान को समझ में बैकबोन है। हाँ, बैकबोन कह लें, दिल कह लें। अगर आपकी सोचे कि बैकबोन में जो है कमर में दर्द शुरू हो जाए तो आप जो है चल नहीं सकते और मुश्किलात आ जाएंगी। तो कराची हमेशा से, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल वीडियो भी की थी, ट्वीट्स भी किए थे, आपको हैरानगी होगी, कुछ आपको फिगर्स देता हूँ। रोजाना का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 20 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करती है, 20 अरब रुपए का। अच्छा। जिसमें से कराची 10 अरब रुपए कलेक्ट करती है। अगर कराची बंद होता है, जिस तरीके से अभी आपके रिपोर्टर ने भी बताया, तो 10 अरब रुपए का एक दिन का नुकसान है। और ये 9 दिन का इन्होंने जो है लॉकडाउन लगाया, तो 90 अरब रुपए आप सोचें। और एहसास प्रोग्राम में 260 अरब रुपए पूरे साल के, तो 100 अरब रुपए आपने सिर्फ मतलब हाथ झाड़ दिए टैक्स में, आपने कलेक्शन में लूज कर लिए। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत का 33% कराची कंट्रीब्यूट, 33%। 10 दिन का ये कुल मिला के पैदावारी नुकसान 450 से 500 अरब रुपए का है। यानी कि ये पैदावारी नुकसान एक आम आदमी का है, यानी कि जिसको तनख्वाह मिलनी थी, दिहाड़ीदार वाले को दिहाड़ी मिलनी थी, कारोबार वाले ने कारोबार करना था, सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी यानी थी। इन सिंपल टर्म्स मुजम्मिल साहब के ये अवाम जो है वो भूखी ना शायद मर जाए। देखें, भूखी तो अल्लाह ताला, हमारा एक यकीन होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह ताला देते हैं। और मैं ये अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए भी जो है डरूंगा। अल्लाह ताला इंतजाम किसी ना किसी तरीके से करा देते हैं। लेकिन ये जो है बगैर सोचे समझे, मुझे एक बात बताएं कि 24 घंटे के नोटिस में अगला आके ऐलान कर देता है कि जी लॉकडाउन। ना कारोबारी को टाइम मिला, कारोबारी को छोड़ें, एक आम आदमी जो घर पे जो सारिफ है, जिसके घर में आटा, चीनी, दाल, गोश्त, मच्छी वगैरह, वो भी नहीं ले सका। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि हमारे घर, जिनके घर में फ्रीजर्स पड़े हुए, सब कुछ पड़े हुए, हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमें यहाँ पे अच्छा मुजम्मिल साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी पूरी दुनिया मुतरफ है और सबने, WHO ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी वो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, अभी उसी पर विफाक की जानिब से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, तो सिंध हुकूमत की जानिब से उस चीज को क्यों नहीं समझा जा रहा, या वो क्यों नहीं उस चीज को फॉलो अप कर रहे, जो एक मानी जानी एक स्ट्रैटेजी है जिसको दुनिया कबूल कर चुकी है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये इतने ज्यादा इररेशनल कह लूं, अंग्रेजी का वर्ड, मेरा उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता ऑन स्क्रीन, कि देखें इन्होंने कहा कि 2500 लोगों को कोरोना हो रहा है कराची में। अब मुझे एक बात बताएं कि वी आर इन अ डिजिटल एज। आपने सबसे पहले क्या कहा मुराद अली शाह ने कि तमाम सरकारी दफ्तर बंद। हमें एक दफा बताते कि इनके सरकारी दफ्तरों में कितना वायरस आया। अगर इनके सरकारी दफ्तरों में भी वायरस है और इन्होंने वैक्सीन नहीं कराई, तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितने ही नाअहल लोग हैं ये। और इन्होंने अगर अपने दफ्तरों में ही नहीं कराई वैक्सीनेशन, अच्छा फिर इनके पास कोई डाटा नहीं है। 2500 लोग आके जो है ना मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते हैं 2500 लोगों को कोरोना हो गया। आप बताएं कि उसका एपी सेंटर कहाँ है, कौन से इलाके में हो रहे हैं, कौन से दफातर में हो रहे हैं, अगर कोई तफरीह पार्क खुले हुए हैं, सीव्यू खुला हुआ है, कोई ऐसी जगह पे आप बताएं और उस जगह को आप कॉर्डन ऑफ करें। आपने आके ब्लैंकेट लॉकडाउन कर दिया। ये 5 करोड़ लोगों को, लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन नहीं हुआ, ये हाउस अरेस्ट हुआ है। अब लिटरली लोगों को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी। कितने, मैं ये कहूं कि बेवकूफाना तरीका है कि जो बसेस आ रही थी उनको कराची से 70 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया।
और वहां से छोटे छोटे बच्चे, औरतें 70-70 किलोमीटर अपने सामान उठा के पैदल आए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। और दूसरी, बहरहाल मैं आपको एक और बात भी बता दूं, बहुत सारी शिकायत हैं पैसे लेके जिनसे काम मतलब करने की भी लोगों को इजाजतें मिलती हैं यहाँ पे। तो जिसकी जैसी दोस्ती, जिसका जैसा जो है ना असर रसूख या पैसा खर्च कर सकता है, मुजम्मिल वैसी साहब चीजें चल ये रही हैं। बताएं कि इससे हट के भी इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि दिसंबर में महंगाई ख़त्म करने का जो प्रोग्राम ले आएंगे। ये एक महंगाई का दाग इस हुकूमत पे ऐसा है जो अभी तक वो धो नहीं सकी। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इस पोजीशन में है हुकूमत के ये महंगाई जो है ये दिसंबर तक कोई इसमें कोई खात्मा हो जाएगा, कमी हो जाएगी, कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभार ऐसी बात करते हैं कि उनकी बात पकड़ी जाए, ठीक है ना, और उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, महंगाई का खात्मा नहीं हो सकता। महंगाई जो है आज भी जो है जुलाई का नंबर आया है 8.5% है। पाकिस्तान जो है आइसोलेशन में नहीं है, पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं है। अगर दुनिया में महंगाई होगी तो पाकिस्तान में आपको महंगाई करनी पड़ेगी, आपके पास वसाइल नहीं है। वजीर आजम को कहना यह चाहिए था कि महंगाई की रफ्तार कम हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मई के महीने में हमारी महंगाई थी 11%, जून में कम होके वो 9.7% हो गई। इस दफा जुलाई के महीने में कम होके 8.5% हो गई है। खुद उनका जो इदारा है स्टेट बैंक, वो कह रहा है कि 8 से 9% ये जो साइल है इसमें महंगाई रहेगी। तो महंगाई कैसे खत्म हो सकती है? आपने ये बताना है कि जी महंगाई आलमी है और पाकिस्तान में औसतन 7 से 8% रहती है। अच्छा मुजम्मिल साहब, महंगाई तो है और वो आलमी लेवल पर भी हो रही है तो उसका असर भी पड़ेगा, लेकिन हल क्या है? क्या मजीद लंगर खाने बनाना इसका हल है या कारखाने? कारखाने बनाना, लोगों की आमदनी बढ़ाना। मैं जो आपको बता रहा हूं कि जिस रफ्तार से मईशत चल रही थी माशाल्लाह, अभी एक छोटी सी मिसाल ले लें, होंडा सिटी एक गाड़ी है, उसने गाड़ी लॉन्च की है, 12,000 गाड़ियां उसकी एडवांस, ठीक है ना। और जो है जिस तरीके से लोग टूरिज्म करें तो लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है। तो देखें, महंगाई अगर कुव्वत, मेरे वालिद साहब हमेशा से एक बात कहते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना तो महंगी चीज भी सस्ती है, और अगर पैसे नहीं है ना तो सस्ती चीज भी बहुत महंगी है। तो हमारे मुल्क में कुव्वत खरीद बढ़ाएं, लोगों की आमदनी बढ़ाएं और उसके साथ मुकाबला करें महंगाई को, पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि पैदावार या लंगर खाना। ठीक है, अब मैं टाइम भी खत्म हो रहा है, ब्रेक का टाइम है। काशिफ साहब, मैं लास्ट पे आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, आप भी बताइएगा इस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? और ये भी पूछ लें काशिफ साहब से कि ये 8 अगस्त के बाद एक्सटेंड होता नजर आ रहा है आपको ये लॉकडाउन? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 8 अगस्त के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि सिंध हुकूमत पर ताजरों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ताजरों के अलावा भी जो पब्लिक है उसका भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा, लोग जो है इस हवाले से मुश्तइल दिखाई देते हैं। जहां आपसे कुछ देर पहले मैंने वैक्सीनेशन की बात की, वो भी बड़ा अहम मामला है कि लोग भी एकदम से जो घरों से निकले हैं, पहले काफ़ी देर तक लोग अनाउंसमेंट करते रहे कि वैक्सीनेशन करा लें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, कराची के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे इस वक्त जो है बेइंतहा रश है। और जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक और बात भी की थी कि जो महीने की 2 तारीख के, जो आज 2 तारीख है और 8 तारीख तक अगर ये लॉकडाउन रहता है, 8 तारीख को अगर बाजार खुलते हैं तो जो दुकानदार हैं उन्होंने आगे से पेमेंट लेनी है। वो कहते हैं कि हमें आगे से पेमेंट नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि अगर आप 9 तारीख को लॉकडाउन खोल भी देते हैं और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि असल मामला तो ये है कि लाखों दुकानदारों पर जो लोग काम करते हैं तो कह रहे हैं हम इस महीने तनख्वाह नहीं देंगे, बिजली के बिल नहीं देंगे। तो एक अजीब सी पैनिक सी सूरत हाल होगी, ना तनख्वाहें देंगे, ना बिजली के बिल देंगे। तो आगे होने क्या जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, अब आगे क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब को अपना टाइम दिया। आगे सिचुएशन वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। सिंध हुकूमत को एक दफा इस पर फिर सोच लेना चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन ही असल स्ट्रैटेजी है। ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल नजर आ रही है, एक खाना जंगी का मंजर हम देख रहे हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद नाज़रीन अनस मलिक साहब भी मौजूद होंगे, इस वक्त तो काबुल में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त हमें बराह रास्त काबुल से मोहम्मद अनस मलिक ने ज्वाइन किया है। सहाफ़ी हैं और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। हमें बराह रास्त वहां से बताएंगे कि कैसी सिचुएशन चल रही है। अभी रिसेंटली अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने एक बार फिर से वाज़ेह किया, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तबाहकुन कुव्वत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अनस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मारिया, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और अदील का मुझे पूरा। अदील की तरफ भी जाएंगे। अनस, मुझे ये बताइएगा, जहां पर आप खड़े हैं एक तो बहुत अच्छा मंजर लग रहा है और लग रहा है मौसम भी वहां का बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त वहां पे हुकूमती हलकों में मौसम कैसा चल रहा है और वहां पर क्या स्ट्रैटेजीज बन रही हैं? काबुल की जरा मंजर कशी कीजिए जरा अनस मलिक साहब। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया और अदील आपका। मुझे तकरीबन गोया एक हफ्ता हो चुका है काबुल में और मैंने डिफरेंट एसोसिएटेड एरियाज में भी ट्रैवल किया, गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की, अपोजिशन के लोगों से भी बात की। एक माहौल जो है वो जनरली एक डैम्पनेस है। लोग जो हैं वो थोड़ा तंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वो कहती हैं कि जी उनके पास कैपेसिटी है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। और पॉलिटिकल विल आज अब से कुछ देर पहले आज सदर अशरफ गनी ने अफगान पार्लियामान से खिताब किया और उस पार्लियामान से खिताब में उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया कि अमेरिका का जो विड्रॉल था, ये जो पुल आउट है, ये हेस्ट में आया है। नाउ ये जो सारी के सारी जो कल्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने तालिबान को भी हिट आउट किया कि तालिबान कभी अमन नहीं चाहते और तालिबान के खिलाफ लोगों को उठ खड़ा होने होगा, ये अशरफ गनी का कहना था। उसके फौरन बाद ही हमने अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एक ट्वीट देखा जिन्होंने उसमें उन्होंने अशरफ गनी को गद्दार कहा, कोट एंड कोट, और कहा कि जी उनका टाइम खत्म हो चुका है। एज वी स्पीक काबुल की जो सूरत हाल है, काबुल प्रीटी मच सेफ है। काबुल के एसोसिएटेड एरियाज के अंदर, चाहे वो आप नॉर्थ में जाएं, चाहे आप साउथ में जाएं, चाहे आप ईस्ट में जाएं, लोगर में आप चले जाएं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे लोगर है, 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर लगमान है और तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर ही पंशेर है। तमाम तर काबुल के एसोसिएटेड एरियाज के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस्ड है क्योंकि तालिबान पे दर पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर, गोया सिर्फ जुलाई के महीने के अंदर, तालिबान ने 70 डिस्ट्रिक्ट्स को ओवररन किया और 70 में से सिर्फ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अफगान एनडीएफ अच्छा, इस वक्त अनस ये बताइएगा कि इस वक्त तालिबान, जो आपने खुद भी बात की, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो काबुल के इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो इस वक्त कैसी है? क्या वो इतना करीब आ चुके हैं तालिबान? देखें, काबुल के इर्द गिर्द की सिचुएशन टेंस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन वो काबुल से एसोसिएटेड एरियाज में मौजूद हैं, 2 से 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कंट्रोल उनका वहां पर भी नहीं है। गवर्नमेंट उनको रेजिस्ट करती है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अमेरिका का है। कल से पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि गुमसाम की लड़ाई जारी है साउथ की जानिब, गोया कंदहार और हेलमंद, और साथ में हिरात की जानिब, जो हिरात जो कि ईरान के साथ बॉर्डर करता है। वहां पर पिछले 3 दिन 4 दिन से तालिबान ने काफी ज्यादा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है धावा बोला था। सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है लश्करगाह के ऊपर, जो हेलमंद का प्रोविंशियल कैपिटल है, और वो उसकी अब से कुछ देर पहले जब मैं लाइव के लिए यहाँ खड़ा होने लगा तो खबर ये आई कि डिस्ट्रिक्ट 1 जहाँ पे लश्करगाह में नेशनल टीवी का ऑफिस है, उसको तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। तालिबान प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो पुश बैक भी उनका होता है क्योंकि हम रोज रात को देखते हैं कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स आते हैं, कभी कभी दोपहर में भी आते हैं, और फिर उस एयर स्ट्राइक्स के सहारे फिर अफगान गवर्नमेंट अपने जो रिजर्व कमांडोज को फ्लाई इन करती है, चाहे वो काबुल से करे, चाहे वो कंदहार से करे, चाहे वो हेलमंद से करे, चाहे वो बगराम से करे, वो रिजर्व फोर्सेस को फ्लाई इन करा के फिर ये पुश बैक मिलता है। तो अभी ये लड़ाई जारी है। गवर्नमेंट अच्छा, अनस ये बताइएगा कि एयर स्ट्राइक हो कहां से रही है बेसिकली, जो एयर स्ट्राइक की आप अभी बात कर रहे हैं? जी, एयर स्ट्राइक देखिए, अमेरिका के पास इस टाइम के ऊपर काबुल एयरपोर्ट के जो मिलिट्री साइड है, काबुल एयरपोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मिलिट्री साइड है और एक सिविलियन साइड है। मिलिट्री साइड जो है वो प्रीटी मच अमेरिका के कंट्रोल पे है और साथ में वहां पे टर्की का भी एक हैंगर है जिसको लेके काफी ज्यादा कंटेंशन थी। तालिबान और टर्की के दरमियान में काफी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था। वहां से जहाज उड़ते हैं B-52 बॉम्बर्स। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे जहाज की एक आवाज आ रही है, मैं ऑफ कोर्स देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ से काबुल एयरपोर्ट से जहाज उड़ते हैं, वो बॉम्ब करते हैं, स्पिन बोल्दक में बॉम्बिंग करेंगे, वो हेलमंद में बॉम्बिंग करेंगे, हिरात में बॉम्बिंग करेंगे और फिर वो वापस। अनस मलिक साहब, ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? अमेरिका जो उस मुआहिदे के तहत तो इस तरह नहीं उसको करना, लेकिन वो अब जो अटैक कर रहा है, फिजाई हमले कर रहा है, तो ये मुआहिदा ये कितना मुतासिर होगा?
देखें, दो चीजें हमने देखनी होंगी कि दोहा मुआहिदा जिस दिन साइन हुआ था 29 फरवरी 2020 को, मैं उस वक्त दोहा में मौजूद था, और उसी के साथ साथ मार्क एस्पर जो अमरीकी वजीर दिफा, उसी वक्त ही उससे कुछ घंटों पहले उन्होंने एक और मुआहिदा अफगान हुकूमत के साथ साइन किया था जिसको कहा था बायलैटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, BSA। उसको उन्होंने रिन्यू किया था। इस BSA के तहत अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट का वादा किया गया था, एयर सपोर्ट का। तो ये जो एयर स्ट्राइक्स आ रही हैं, तालिबान का ये मानना है कि ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अगर BSA की रूह में देखें तो ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि दोहा मुआहिदे से तो दोनों फरीक इस टाइम के ऊपर पूरी तरह आशना नहीं है, पूरी तरह उसके ऊपर नहीं उतरते। जी अदील। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अनस कि जिस तरह से अफगान सदर की जानिब से पेशकश की गई थी कि अगर हम चाहते हैं तो काबुल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, क्या इस स्ट्रैटेजी पर अभी गौर किया जा रहा है अफगान हुकूमत की जानिब से? नहीं जी, अफगान हुकूमत की जानिब से टोटल रिलक्टेंस है विद रिगार्ड्स टू एनी ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट, या फॉर दैट मैटर के गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस करा दिए जाएं। ये एक प्रपोजल के तौर पे रखा था। अफगान गवर्नमेंट भी अब कुछ इंडिकेशंस, अफगान तालिबान भी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर मान गए हैं कि वो अशरफ गनी को जाना होगा, क्योंकि उनके बयानात की रूह से मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, ऑफिशियली कोई ये बात सामने आई, लेकिन अशरफ गनी का कोई मूड नहीं लग रहा। आज भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी जो उनका स्टेटमेंट था वो एक पॉपुलर नैरेटिव था कि जिसमें उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। तो अशरफ गनी इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कि वो काबिल अज़ वक्त इंतखाबात कराएं, अनलेस के जो रीजनल कंट्रीज हैं जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, ये 4 कंट्रीज जो हैं, जो और ईरान एज वेल, हम देख रहे हैं कि एक्सटेंडेड ट्रॉयका जो है, जिसको ट्रॉयका प्लस कहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका, इनके चारों रिप्रेजेंटेटिव्स दोहा में 11 अगस्त को मिलेंगे। वो बड़ी क्रिटिकल टॉक्स होंगी और वही फिर डिसाइड करेंगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब से आज 2 अगस्त हो गई और 31 अगस्त तक ये विड्रॉल जो है कंप्लीट हो जाना है। अनस मलिक साहब, आप इसके अलावा किन किन शहरों से होकर यहाँ पहुंचे हैं? आप आज यहाँ पहुंचे हैं तो आपने खुद क्या अपनी आंखों से देखा, उन शहरों का अहवाल बताइए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है कि अफगान फिजाइया की जो बमबारी है इससे बड़ी ज्यादा तबाही हो रही है और जो वहां पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों को हलाकतों की भी इतलात है। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा जो काबुल के एसोसिएटेड एरिया से, मुझे 1 हफ्ता तकरीबन हो चुका है यहाँ आए हुए, और काबुल के एसोसिएटेड एरियाज में मेरा काफी जाना हुआ। आज भी मैं जो नॉर्दर्न अलायंस का वंस गढ़ था, अहमद शाह मसूद का जो घर था पंजशेर में, वहां गया हुआ था गुज़िश्ता रोज में लगमान, और उससे पहले मेरा लोगर की तरफ जाना हुआ। लोगर और लगमान में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। मैं लगमान की अगर आपको सूरत हाल बताऊं तो वहां के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 में से 3 के ऊपर तालिबान का गलबा है, 2 के ऊपर अफगान गवर्नमेंट है। यहाँ तक के मेहतरलाम जो लगमान का कैपिटल है, जिसके एक साइड पे नूरिस्तान और दूसरी साइड पे कुनड़ लगता है, वो भी वो उसके ऊपर तालिबान ने ऑफेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनको पुश बैक मिलता है। लेकिन वहां पर मेहतरलाम की टेरिटरी के अंदर ही तालिबान ने एक अपना गढ़ बना के रखा है और उससे आगे आप नहीं जा सकते। सिचुएशन टेंस है। अफगान फिजाइया की जो बॉम्बिंग होती है, बिल्कुल वहां पे कोलैटरल डैमेज होता है, मदरसे डैमेज होते हैं। हमने देखा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद, मोहम्मद नईम, कारी अहमद यूसुफी जो तालिबान के तर्जुमान है, वो स्टेटमेंट्स पुट आउट कर रहे हैं। साथ साथ फवाद अमान जो अफगान वजारत दिफा की जो तर्जुमान है, वो भी उसके जवाब में काफी ज्यादा अपने क्लेम्स करते हैं। क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है, लेकिन को चेक नहीं किया जा सकता। अच्छा, अंदर की सिचुएशन तो आप बता रहे हैं काफी टेंस्ड है, तो बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त और पाकिस्तान की सरहदें कितनी महफूज हैं? महाजरीन का भी बताइएगा, ये कितना बड़ा थ्रेट बन रहा है हमारे लिए, खुदा न खास्ता, क्योंकि हम पहले ही इतनी बड़ी तादाद में होस्ट कर रहे हैं, 35 लाख के करीब। देखिए, एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ गया है। महाजरीन का इन्फ्लक्स ऑलरेडी नॉर्दर्न और सदर्न एरिया से काबुल की जानिब शुरू हो चुका है। काबुल के सबर्ब्स में जो स्कूल्स हैं, वहां पर महाजरीन को इस टाइम पे रखा जा रहा है, कैंप्स में रखा जा रहा है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं होगा कि जब ये महाजरीन काबुल से उठ के तोरखम की जानिब चहलकदमी करें और पाकिस्तान की जानिब आने की कोशिश करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अफगान गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि वो इन महाजरीन को यहाँ संभाल सकते हैं। उनका ये कहना है, क्योंकि उनके नजदीक इतनी ज्यादा नंबर्स में माइग्रेशन नहीं हुई है अभी तक। अफगान गवर्नमेंट का ये क्लेम है। बॉर्डर्स की अगर आप सिचुएशन देखें तो तालिबान के जो कम से कम 4 जगहों के ऊपर उन्होंने गलबा अपना जमाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनकी 2 क्रॉसिंग्स ऐसी हैं जहां पर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल है। तीसरी क्रॉसिंग जाजी की, जो पक्तिया में जाजी की क्रॉसिंग है, वहां पर भी उन्होंने आज से 10 रोज कबल एक क्लेम किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आई है। साथ साथ उनका इस्लाम किला का जो बॉर्डर है, वो जो ईरान के साथ होता है, वहां पर तो तालिबान अपनी इमिग्रेशन स्टैंप्स भी लगाते हैं जो लोग ईरान से आ या जा रहे हैं। साथ साथ
ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो शेर खान बंदर के इलाके में आता है, वो ड्राई पोर्ट है, वहां पर भी तालिबान का गलबा है। तो ओवरऑल जहां जहां तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, वो एक सेम्बलेंस जरूर क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर लाइफ बहुत ज्यादा जिंदगी की मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल ऑफ रूलिंग था, रूलिंग रहा है, उसकी वजह से लोग जो है उसको अडॉप्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, खासतौर पर खवातीन और बच्चों को उनके एजुकेशन से मुतालिक। लेकिन तालिबान की कोशिश यही है कि वो बिजनेस एज यूजुअल दिखाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इस वक्त सिचुएशन काफी टेंस, अब किस तरह से इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा अफगान गवर्नमेंट की जानिब से और अफगान तालिबान की जानिब से। पाकिस्तान का इसमें वैसे भी बहुत अहम रोल और इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वहां पे अमन क्रिएट हो, क्योंकि उनका अमन हमारे अमन से बहुत लिंक्ड है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। 2 अहम तकर्रियां कौन सी हुई और 2 अहम मंसूबे कौन से और कहां पर शुरू हुए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, 2 रिसेंटली एक अहम तकर्रियां हुई हैं। एक नादरा में चेयरमैन नादरा की अहम तकर्री हुई है और दूसरी जानिब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंट एक अहम तकर्री हुई है। नाज़रीन, ये उस वक्त तकर्रियां हुई हैं इस मौके पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत दिलचस्पी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, इंटरनेट वोटिंग सिस्टम पर बहुत ही वो दिलचस्पी से उस पर काम भी ले रहे हैं और उस पर काम करवा भी रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो 2 मंसूबे हैं, ये क्या पाया तकमील तक पहुंच पाएंगे, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अदील मुझे बताएगा, एक तो ये जो 2 अहम तकर्रियां हैं, क्या इन दोनों तकर्रियों के बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो मंसूबे आगे चल रहे थे ये कंप्लीट हो पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल पाएंगे? देखें, एक तकर्री तो हुई चेयरमैन नादरा जो हैं तारिक मलिक साहब, जो इससे पहले भी रह चुके हैं नादरा में ही। तो ये तकर्री भी एक ऐसे वक्त में हुई है जब इंटरनेट वोटिंग के हवाले से बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी, जब ये मालूम नहीं था कि 2018 का बना हुआ जो सिस्टम है ये कोई इम्प्रूव हो पाएगा, 2023 में इस्तेमाल हो पाएगा। तो अब ये बताया जा रहा है, नादरा के ज़राए ये बता रहे हैं कि तारिक मलिक साहब जो हैं वो इस पर गौर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वहाँ जो स्टाफ है उसकी शफलिंग हो रही है और जो बड़े काबिल तरीन लोग हैं उनको इन विंग्स में लाया जा रहा है, ताकि ये जो इंटरनेट वोटिंग है, क्योंकि ये इंटरनेट वोटिंग चाहे ये कोई भी तैयार करे, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैयार करे, कोई कंपनी तैयार करे, इसने अल्टीमेटली नादरा के सिस्टम के साथ लिंक होना है तो तब चलना है। सारी ज़ाहिर इंतखाबी फहरिस्तें भी वही तैयार कर रहे हैं, तो ये डाटा सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़ाहिर है इसमें नादरा की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से ये बताया जा रहा है कि तारिक मलिक साहब का आना ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो इंटरनेट वोटिंग पे आएगा। जो 8.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान के इंतखाबात में इनकी जो डायनामिक्स है इसको तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसमें यह तकर्री बड़ी अहमियत की हामिल है। अच्छा, दूसरी जो तकर्री हुई है ना, असल में वो ऐसी तकर्री है जो इतनी लाइमलाइट में नहीं आई। वो है बिल्कुल शाराए दस्तूर पर मौजूद एक ऐसी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फवाद चौधरी साहब आए थे तो एक हाइप क्रिएट हुई थी कि जी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कोई काम करती है। उसके बाद फिर जब ईवीएम का जिम्मेदारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उठा ली तो उसके बाद एक बड़ा चैलेंज था। ये चैलेंज ये था कि जी मई में इन्होंने वो डेमो देना था, नहीं दे सके, जुलाई गुजर गया, नहीं दे सके। तो अब ये परेशानी बन गई हुकूमत के लिए कि ये तो अब हम ही भर चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन को ये भी नहीं कह सकते ठीक है अब आप कर लें, वक्त भी इतना गुजर गया है, आगे इसकी प्रोक्योरमेंट होनी है, उसके लिए ये 2 बरस का जो अरसा है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें डॉक्टर अख्तर नजीर साहब बहुत ही अपराइट ब्यूरोक्रेट हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। ये हाल ही में इलेक्शन कमीशन से ये पहले इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ये रिपोर्ट किया और अब इनकी जो तकर्री हुई है ये फिर मेरी डॉक्टर अख्तर नजीर साहब से इस हवाले से बात भी हुई। उन्होंने कहा है जी कि पूरी इस वक्त जो फोकस है उनकी अपॉइंटमेंट के फौरी बाद वो है ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे, रोजाना की बुनियाद पे उन्होंने अपडेट लेनी शुरू कर दी है। क्योंकि हमारी देखें इस तरह के जो मंसूबे होते हैं उनमें होती ही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। जो सियासतदान है ये ऐलान कर देते हैं
ऐलान कर देते हैं, इंप्लीमेंटेशन इन ब्यूरोक्रेट्स ने करनी होती हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये या मसलियत का शिकार होते हैं या इनके अपने जाती इनके जो कोई मफादात, सियासी कोई लिंक्स हो या मफादात हो, तो इंप्लीमेंटेशन इन्होंने करनी है। तो डॉक्टर अख्तर नजीर कहते हैं कि ईवीएम जो है ये हर सूरत लेकर आएंगे और इस पर अब रोजाना की बुनियाद पे जो फॉलो अप ले रहे हैं, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले तो ऐसे लग रहा था ना कि शायद इंटरनेट वोटिंग ना आ पाए, फिर कभी ऐसा लगता है कि इंटरनेट वोटिंग आ जाएगी, ईवीएम नहीं आ पाएगी। बार बार अदिल मसला आ रहा था कि इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, पायलट प्रोजेक्ट किस तरह से होगा। मुझे बताएगा कि ये दोनों तरफ जो है तो ठीक है, ये चल रहा है, लेकिन सबसे मेन जो हर्डल जो पिछले हम काफी दिनों में देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन जानिब से आ रहा था, वो ये कहते कि जो तमाम चीजें की जा रही हैं ये मतलब नहीं हो सकती हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने पहले हैंड्स अप अपने कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो ये देखें, बड़ा ये दिलचस्प बात है। अब डॉक्टर अख्तर नजीर साहब खुद अब से चंद रोज कबल तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे। अब उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन के इस वक्त मसाइल क्या हैं, इलेक्शन कमीशन क्या बात ठीक कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या बात ठीक नहीं कर रहा। ऐसे में डॉक्टर अख्तर नजीर का इस अहम पोजीशन पे जाकर बैठना, ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन को भी आगे, इसलिए एक किस्म का इसको टफ टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहाना नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्हें पता है वो खुद उस पोजीशन पर रह कर गए हैं और उन्होंने अब ईवीएम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का चूंकि ये इसमें काफी दिलचस्पी है, तो उन्होंने कहा मेरी पहली प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बर वक्त इस मंसूबे की जो पाया तकमील तक पहुंचाना। एक तरफ जहां पे वजीर आजम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आए, उस वक्त पूरी आवाम भी यही चाह रही है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें धांधली का जो बार बार रोना बाद में रोया जाता है वो ना हो। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, तो आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।